फिल्म मेकर्स के लिए आजकल के दौर में वॉर मूवीज बनाना बेहद आसान हो गया है, जहां ग्राफिक्स, सीजीआई और वीएफएक्स के जरिए युद्ध की भीषणता को कई गुना बढ़ाकर दिखाया जाता है। लेकिन पुराने दौर में ऐसी सुविधाएं नहीं होने के कारण फिल्म मेकर्स इस प्रकार के सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाते थे। और यही कारण है कि उस दौर में आई हकीकत और ललकार जैसी गिनी चुनी वॉर मूवीज ही हमें देखने को मिलती हैं। इनमें से फिल्म हकीकत पर तो हमने पहले एक विस्तृत वीडियो बना रखा है। रही बात ललकार की, तो आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड फिल्म ललकार पर ही केंद्रित है, जहां हम इससे जुड़ी कई अनसुनी और दिलचस्प बातें जानेंगे, जैसे कि यह फिल्म किस वीर भारतीय सैनिक से प्रेरित होकर बनाई गई थी, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या और इस फिल्म का क्या है कनेक्शन, पाकिस्तान की किस हरकत के कारण इस फिल्म को बनने में 6 सालों का लंबा वक्त लग गया था, इस फिल्म में ऐसी कौन सी सच्चाई छुपाई गई है जिसके खुलने से हर भारतीय के दिल में आग लग जाती। तो फिर ललकार फिल्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। रामानंद सागर साहब की बायोग्राफी में उनके बेटे प्रेम सागर लिखते हैं कि साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए असर उत्तर युद्ध में परमवीर चक्र विजयी शहीद अब्दुल हमीद के पराक्रम ने उस समय पूरे देश में एक क्रांति लाकर रख दी थी। देश का हर नागरिक उनकी वीरता का गुणगान कर रहा था। आखिर करता भी क्यों नहीं, उन्होंने काम ही ऐसा किया था। असल में हामिद साहब ने एक दो नहीं बल्कि 8 अवैध पाकिस्तानी टैंकों को अकेले बर्बाद कर दिया था और 9वें टैंक को बर्बाद करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस घटना ने फिल्मकार रामानंद सागर को भी झंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने बकायदा उस युद्ध स्थल का दौरा किया और बर्बाद हुए टैंकों को करीब से देखा। उन्हीं बर्बाद हो चुके टैंकों के नली पर बैठकर रामानंद सागर साहब ने यह निर्णय किया कि वो इस पर एक फिल्म बनाएंगे जो शहीद अब्दुल हमीद जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बाबत सागर साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से भी मुलाकात की। शास्त्री जी ने सागर साहब को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन इन्हीं दिनों हुए ताशकंद समझौते ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। प्रेम सागर लिखते हैं कि ताशकंद में हो रहे भारत और पाकिस्तान के समझौते के दौरान ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और यह अफवाह उड़ता है कि इसमें एक पाकिस्तानी कुक का हाथ था जिसने शास्त्री जी के खाने में जहर मिला दी थी। हालांकि आज तक शास्त्री जी की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है और आधा दशक से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी असली सच बाहर नहीं आ पाया है। खैर, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद सागर साहब का यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। इसका एक कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के समझौते ने उन्हें इस प्रकार की फिल्म बनाने से रोका हो। बहरहाल, कारण जो भी हो, पर उस वक्त शहीद अब्दुल हमीद जी पर फिल्म नहीं बनाई जा सकी। रिपोर्ट्स की माने तो सागर साहब ने इसी कहानी से प्रेरणा लेकर उन दिनों एक उपन्यास लिखी जो दूसरे विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इस उपन्यास की मूल कहानी दो भारतीय युवाओं को लेकर थी जो सगे भाई हैं और ब्रिटिश आर्मी में अफसर हैं। ये दोनों उत्तर भारत में पदस्थापित हैं, जहां जापानी सेना ने भारत पर हमला करके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। कहते हैं कि रामानंद सागर के द्वारा लिखित ललकार नाम की यह उपन्यास उन दिनों खूब लोकप्रिय रही। इसके बाद अगले कुछ समय तक सागर साहब आंखें और गीत जैसी फिल्मों के निर्माण में व्यस्त रहे। इसके बाद उन्होंने ललकार उपन्यास की लोकप्रियता को देखते हुए उस पर एक फिल्म बनाने का निर्णय किया। फिल्म के लीड स्टार कास्ट के तौर पर राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, माला सिन्हा, कुमकुम आदि को चुना गया और सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर नजीर हुसैन, सुजीत कुमार, दारा सिंह, रमेश देव, केस्टो मुखर्जी और टुनटुन आदि को लिया गया। फिल्म की शूटिंग के लिए रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर ने खुद कई पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की और लोकेशंस तलाश किए। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी हुई थी। मनाली में शूटिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए प्रेम सागर लिखते हैं कि वहां पर शूटिंग का हमारा आखिरी दिन था और पापा जी ने धर्मेंद्र और उनकी कमांडो टीम के कुछ ग्लैमरस शॉट्स के लिए सोलांग घाटी के पास एक गहरी खाई में ले जाने का फैसला किया। बता दूं कि यह वही दृश्य है जहां धर्मेंद्र और उनकी टीम जापानियों से राजेंद्र कुमार को छुड़ाने जाते हैं। खैर, उन्होंने कलाकारों और कैमरा क्रू से बातचीत करने के लिए एक वायरलेस वॉकी टॉकी का इंतजाम किया। धर्मेंद्र, देव कुमार और अन्य लोगों को घाटी की तलहटी तक पहुंचने में उबड़ खाबड़ रास्ते से लगभग आधा दिन का समय लग गया।
इधर कैमरा तैयार किया गया और असिस्टेंट को मैगजीन लोड करने के लिए कहा गया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब डरा हुआ असिस्टेंट आया और प्रेम सागर के कानों में कुछ फुसफुसाया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने पापा जी अर्थात रामानंद सागर साहब से कहा कि हम मैगजीन का रॉ स्टॉक लाना भूल गए हैं। उन्होंने प्रेम सागर की तरफ देखा, मुस्कुराए और वॉकी टॉकी पर अधमरे कलाकारों से चिल्लाकर कहा, पैकअप कर लो, आज पिकनिक का दिन है। इसके बाद बिरयानी, बियर और हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। उस दिन का पूरा समय बिना किसी शूटिंग के गुजरा और काफी खर्च भी आया, लेकिन रामानंद सागर शांत और स्थिर रहे। असल में वो अपने स्टाफ्स को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें पता था कि कोई जानबूझकर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। बताता चलूं कि यह प्रेम सागर की बतौर सिनेमेटोग्राफर पहली फिल्म रही। इस समय उनकी उम्र महज 27 वर्ष की थी और उनकी इस उम्र को देखते हुए धर्मेंद्र साहब को यह शक था कि प्रेम सागर शायद फिल्म को अच्छी तरह से कैप्चर न कर पाए। इसी कारण शुरुआती कुछ समय तक इंडोर शूटिंग के अगले ही दिन धर्मजी रशेस देखने की मांग करते कि उनको फिल्म में ठीक तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है या नहीं। कुछ ही समय बाद धर्मजी का प्रेम सागर पर विश्वास जम गया और दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि दोनों शूटिंग के बाद साथ ही बैठकर विस्की पिया करते। वैसे फिल्म देखते वक्त कहीं भी यह नहीं लगता कि प्रेम सागर की सिनेमेटोग्राफी में कोई खराबी है और यह उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने हर एक फ्रेम में धर्मजी को बेहद खूबसूरत तरीके से पेश किया है। हाँ, फिल्म में एक्टर्स के सिलेक्शन को लेकर थोड़ी परेशानी नजर जरूर आती है। खास करके जापानी सेना के रूप में जो भी कलाकार नजर आए हैं वो बिल्कुल भी जापानी नहीं लगते। यहाँ तक कि फिल्म में जापानी सैनिक के तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर एम.बी. शेट्टी नजर आते हैं, जो कदकाठी और रंगरूप किसी भी तरह से जापानी नहीं लगते। साथ ही इसमें अभिनेता मनमोहन भी जापानी सेना के एक अफसर के रूप में नजर आते हैं, लेकिन वो भी किसी एंगल से जापानी नहीं लगते। हालांकि यह कमी आज के समय में काफी बड़ी लगती हो, लेकिन 70s में यह बात आम थी। एम.बी. शेट्टी और मनमोहन जी की ही तरह अभिनेत्री कुमकुम जी को एक नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी दिखाया गया है, लेकिन उनके हेयर स्टाइल के अलावा कुछ भी उन्हें नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी नहीं बनाता। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उस दौर में ऐसे लोग नहीं थे जो इन भूमिकाओं में जचते। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होकर डैनी जैसे कई कलाकार उस समय काम की तलाश में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक इसी तरह हेलेन को कुमकुम जी के जगह पर लिया जा सकता था, जिनके रूट्स वर्मा से जुड़े हुए थे। हाँ, यहाँ कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि हेलेन उस समय धर्मेंद्र के अपोजिट हीरोइन चुने जाने लायक स्टारडम नहीं रखती थी। लेकिन यह भी एक सच है कि हेलेन इससे पहले शम्मी कपूर के अपोजिट चाइना टाउन और मनोज कुमार के अपोजिट वो कौन थी में बतौर हीरोइन काम कर चुकी थी। बहरहाल फिल्म की कास्टिंग में ये बात सबसे अच्छी नजर आती है कि इसमें ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सैनिकों के लिए चयनित कलाकार बेहद जचते हैं। जब दारा सिंह, देव कुमार, रुपेश कुमार और धर्मपाजी के भाई अजीत सिंह देओल सैनिक के रूप में नजर आते हैं तो इनसे बेहतर कास्टिंग क्या ही हो सकती है। वैसे बात करें फिल्म ललकार की कहानी पर तो इसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश आर्मी और जापानी आर्मी के बीच के युद्ध को दिखाया गया है। वैसे फिल्म और मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें तो इस कहानी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी कहानी में एक बात बेहद खटकती है। अगर आपको इतिहास में रुचि हो तो इस बात से अवश्य अवगत होंगे कि जिस दौर और जिस जगह को यह कहानी दिखाती है उस समय जापानी सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज पूर्वोत्तर भारत में एक साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन पूरी फिल्म के दौरान कहीं भी आजाद हिंद फौज और नेताजी का जिक्र नहीं आता। वैसे यह भी एक कटु सत्य है कि अगर फिल्म में नेताजी का जिक्र हो जाता तो दर्शक शायद इसे पसंद नहीं करते। संभवतः यही बात रहा हो, इसलिए सागर साहब ने पूरी सफाई से इस बात को कहानी से हटा दिया था। खैर, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जहां तक बात है फिल्म के गीत संगीत की तो सागर आर्ट्स की अन्य फिल्मों की तरह ललकार के भी गीत संगीत कर्णप्रिय और बेहद मनमोहक हैं। इसके गीत आज गालो मुस्कुरा लो जिसके 2 वर्जन हैं, दोनों ही बाकमाल हैं और रफी साहब ने इन्हें दिल से गाया है।
इसके अलावा बोल मेरे साथिया गीत भी कानों को अलग ही सुकून देता है। इस डुएट में रफ़ी साहब का साथ निभाया था लता मंगेशकर जी ने। बात करें फिल्म ललकार के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार यह साल 1972 के शीर्ष सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों के 20 स्थानों पर भी नहीं रही थी। वहीं प्रेम सागर साहब की माने तो न केवल यह फिल्म कामयाब रही बल्कि एक सिल्वर जुबली हिट भी साबित हुई थी। वैसे इसके बजट और कलेक्शन को लेकर कहीं भी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है और अगर कुछ उपलब्ध भी है तो वो बहुत विश्वास करने योग्य नहीं है। बहरहाल मेरी निजी राय यही है कि फिल्म अच्छी है और अगर यह उस समय फ्लॉप रही हो तो वो एक दुर्भाग्य की बात थी। तो ये थी फिल्म ललकार पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें।